सभी को गुड मॉर्निंग। मैं ऋषिकेश और आपकी दैनिक करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए करंट अफेयर का महत्व कितना ज़्यादा है। अगले 10-15 मिनट में हम आज की सबसे महत्वपूर्ण खबरों का विश्लेषण करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए सीधी प्रासंगिक है। ठीक है, यहाँ आपको मिलेगा डेली करंट अफेयर, वीकली और मंथली रिवीजन, एमसीक्यूज और क्विज। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, Which Indian institute has been ranked as the best educational institute in the recently published QS World University Ranking 2026? ऑप्शन नंबर ए आईआईटी दिल्ली, सेकंड है आईआईटी मुंबई, सी आईआईटी कानपुर और लास्ट है डी आईआईटी गुवाहाटी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में विश्व स्तर पर 123वां स्थान मिला है। यह भारत के सभी शैक्षणिक संस्थानों में से सबसे ऊंची रैंकिंग है। क्यूएस रैंकिंग आखिर क्या होती है? क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग एक अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग सिस्टम है जिसे हर साल वाकोरेली साइमंड्स नाम की संस्था प्रकाशित करती है। यह दुनिया के विश्वविद्यालयों को विभिन्न मानकों के आधार पर रैंक करता है। जैसे कि एक पहला है एकेडमिक रेपुटेशन यानी कि शैक्षणिक प्रतिष्ठा, सेकंड है एम्प्लॉयर रेपुटेशन, तीसरा है फैकल्टी और स्टूडेंट रेशियो, और चौथा है सिटीजन पर फैकल्टी, और पांचवा है इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो। उसके बाद आता है इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो। इन सभी मानकों के आधार पर हर संस्थान को स्कोर दिया जाता है। इन भारतीय के शीर्ष संस्थानों की रैंकिंग संस्थान आईआईटी दिल्ली जो कि 123वें नंबर पर है, आईआईटी बॉम्बे 129वें नंबर पे है, आईआईटी मद्रास 180 नंबर पर है, आईआईटी कानपुर 222 है, आईआईटी बेंगलोर 211 है। ठीक है, क्यों आईआईटी दिल्ली सबसे आगे है? शिक्षा और रिसर्च की गुणवत्ता। आईआईटी दिल्ली में विश्व स्तरीय फैकल्टी और रिसर्च लैब्स हैं। ग्लोबल कोलैबोरेशन, कई अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज से पार्टनरशिप है। प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, यहाँ से पढ़े छात्रों को देश विदेश की बड़ी कंपनियों में उच्च पैकेज मिलते हैं। इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स, बहुत सारे स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी इनोवेशन यहीं से शुरू हुए हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के अनुसार आईआईटी दिल्ली ने फिर एक बार यह साबित कर दिया है कि वह न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक अग्रणी शिक्षण संस्थान है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। Who has recently launched Jai Hind scheme to train scheduled tribal students? A. Banaras Hindu University, B. Delhi University, C. Aligarh Muslim University, D. Jawaharlal Nehru University। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। जून 2025 में लॉन्च की गई है। जानकारी के अनुसार जय हिंद यानी कि जनजाति इमर्सिव हॉस्टेलिक इन्वेंशन फॉर द नोवेल डेवलपमेंट, इस योजना को दिल्ली विश्वविद्यालय यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा शुरू किया गया है। जय हिंद योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट वर्ग के क्लास 9 से 12वीं तक के छात्रों को स्किल डेवलपमेंट की तैयारी और उच्च शिक्षा के मार्ग के लिए तैयार करना। लॉन्च तिथि और स्थान, यह पहल 17 जून 2025 से 29 जून 2025 तक दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित की गई थी। इस कार्यक्रम का उद्घाटन दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह और मुख्य अतिथि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सचिव डॉक्टर विनीत जोशी ने किया था। इनमें मणिपुर के उज्जवल जिले के तंगखुल नागा जनजाति के 25 मेरिटोरियस छात्र, उसमें से 12 लड़कियां और 13 लड़के को चुना गया था। सीयूईटी तैयारी, डिजिटल एवं प्रैक्टिकल स्किल और स्थायी आजीविका पर ध्यान। एक खास कोर्स के रूप में कंटेनर बेस्ड मछली पालन
और फिश फील्ड निर्माण जैसी स्थानिक फोकस्ड स्किल शामिल की गई थी। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Recently, Shri Ram Bahadur Rai has been awarded Padma Bhushan for outstanding service in which field? A. Journalism, B. Art, C. Social service, D. Folk song। इसका करेक्ट आंसर है ए. जर्नलिज्म। श्री राम बहादुर राय को हाल ही में पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2025 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर श्री राम बहादुर राय को पत्रकारिता, शिक्षा और साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पत्रकारिता में योगदान: वे जनसत्ता अखबार में समाचार संपादक और हिंदुस्तान समाचार जैसी प्रमुख मीडिया संस्थानों से जुड़े रहे हैं। उन्होंने 1941 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध की कवरेज के लिए हिंदी डेली, जिसमें आज में मुख्य भूमिका निभाई थी। इसके अलावा वे अन्य कई उच्च श्रेणी के अखबारों जैसे नवभारत टाइम्स में भी कार्यरत हैं। श्री राय ने भारतीय संविधान, अनकही कहानी, मंजिल से ज्यादा सफर, रहबरी के सवाल जैसे कई पुस्तकों की रचना की थी, जो साहित्य और इतिहास के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। वे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2015 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। 25 जनवरी 2025 को घोषित किए गए 2025 के गणतंत्र दिवस की सूची में उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Which position has been given to India in the Global Energy Transition Index released by the World Economic Forum? A. 61, B. 71, C. 81, D. 91। इसका करेक्ट आंसर है बी. 71। भारत को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित हाल ही में जारी की गई ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में 71वां स्थान मिला है। ठीक है, इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट में कुल 118 देश को शामिल किया गया था और भारत को 71वां स्थान प्राप्त हुआ। भारत की रैंक 2024 में 63वां था, लेकिन इस बार यह 8 स्थान नीचे यानी कि 71वें स्थान पर आ गया है। इस रैंकिंग का तात्पर्य एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स द्वारा प्रकाशित एक मैट्रिक्स है जो किसी देश के ऊर्जा प्रणाली की परफॉर्मेंस और ट्रांजिशन रेडीनेस को मापता है। भारत ने ऊर्जा दक्षता और निवेश क्षमता में अच्छे अंकों के आधार पर प्रगति दर्ज की है। दूसरी तरफ ग्रिड की विश्वसनीयता, ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा पहुंच और आयातित ईंधन पर निर्भरता जैसी चुनौतियां अभी भी बनी हुई है। भारत का ओवरऑल स्कोर 53.3 है, जिसमें सिस्टम परफॉर्मेंस 60.4 और ट्रांजिशन रेडीनेस 42.7 अंक था। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Which high court has banned single-use plastic in hilly areas, weddings, eateries to tackle pollution? A. Kerala High Court, B. Allahabad High Court, C. Guwahati High Court, D. Delhi High Court। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरला हाई कोर्ट। भारत में हाल ही में पहाड़ी इलाकों, शादियों और खाने पीने की जगहों पर सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का आदेश केरल हाई कोर्ट ने दिया। इसलिए आपके विकल्पों में सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केरला हाई कोर्ट। कहाँ प्रतिबंध लागू होने वाला है? हाई कोर्ट ने केरल के प्रमुख हिल स्टेशन जैसे मुन्नार, थिकड़ी, वागामून आदि टूरिस्ट स्पॉट्स में स्वचालित रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री को उपयोग को बैन किया है। साथ ही आदेश हुआ है कि शादी समारोह, होटल्स, रेस्तरां और सरकारी कार्यक्रमों में छोटे प्लास्टिक पानी की बोतलें और अन्य डिस्पोजेबल प्लास्टिक आइटम्स नहीं होंगे। इसका उद्देश्य यह है कि पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करना,
विशेषकर नदियों, पहाड़ी क्षेत्रों और पर्यटन स्थलों में प्लास्टिक कचरा रोकना। हालिया ब्रह्मपुरम कचरा जलाने की घटना के प्रभाव के बाद यह कड़ा कदम उठाया गया है। इसके पालन के लिए 2 अक्टूबर 2025 यानी कि गांधी जयंती को सीमित किया गया है, ताकि संबंधित विभाग पूरी तैयारी कर सके। वाटर कियोस्क लगाने की व्यवस्था पहाड़ी इलाकों में सुनिश्चित की जाए और रीयूजेबल बॉटल का प्रयोग बढ़ाया जाए। साथ ही पब्लिक अवेयरनेस अभियान चलाया जाए ताकि लोगों में पर्यावरण जागरूकता बढ़े। ठीक है, तो ये थे अपने जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। अभी देखते हैं स्ट्रैटेजी का। What is the nature of the solution when its pH value is less than 7? pH का मान 7 से कम होने पर किस विलयन कैसा होता है? ए अल्कलाइन, बी न्यूट्रल, सी एसिडिक, डी नॉन मेटेलिक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एसिडिक। पीएच मान यह दर्शाता है कि कोई घोल यानी कि सॉल्यूशन अम्लीय है, क्षारिक है या तटस्थ है। जैसे उदाहरण के लिए नींबू का रस जिसका है पीएच 3 से 4 तक रहता है वो अम्लीय है। साबुन और बेकिंग सोडा 8 से 9 ये क्षारीय होता है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द थर्ड बैटल ऑफ द पानीपत वॉज फॉट बिटवीन whom? पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? ऑप्शन नंबर ए बहादुर एंड इब्राहिम लोधी, बी अकबर एंड राणा प्रताप, सी मराठास एंड अहमद शाह अब्दाली, डी शेर शाह एंड हुमायूं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मराठास एंड अहमद शाह अब्दाली। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 जो पानीपत हरियाणा में लड़ी गई थी। एक तरफ थे मराठा साम्राज्य, दूसरी तरफ थे अहमद शाह जो अफगानिस्तान से आया था। भारत में सत्ता पर नियंत्रण को लेकर टकराव था। अहमद शाह अब्दाली दिल्ली की सत्ता पर कब्जा करना चाहता था। मराठा साम्राज्य उत्तर भारत में अपना प्रभाव बढ़ा रहा था। मराठों को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा, हजारों सैनिक मारे गए। यह लड़ाई भारत के इतिहास की सबसे खून खराबी वाली लड़ाइयों में से एक मानी जाती है। ठीक है, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। जो पहला बाबर और इब्राहिम लोधी, यह पहली लड़ाई थी 1526 में। ऑप्शन नंबर बी था अकबर और राणा प्रताप, यह हल्दी घाटी की लड़ाई थी 1576 में। और ऑप्शन नंबर डी था शेर शाह और हुमायूं, यह चौसा और कन्नौज की लड़ाई थी, पानीपत से संबंध नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 8 विच ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड? शरीर की कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? ए थायराइड, बी एड्रेनल ग्लैंड, सी पिट्यूटरी ग्लैंड, डी पैंक्रियास। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्रंथि को शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यह क्यों मास्टर ग्रंथि कहलाती है? यह अन्य एंडोक्राइन ग्रंथों यानी कि हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड जैसे थायराइड, एड्रीनल, प्रजनन ग्रंथियों आदि को नियंत्रित करती है। यह कई महत्वपूर्ण हार्मोन का निर्माण करती है जो शरीर की वृद्धि, विकास, मेटाबॉलिज्म और प्रजनन क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के नीचे हिस्से में स्थित होती है जिसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है। बाकी का ऑप्शन है जैसे कि ए थायराइड, यह मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है लेकिन यह खुद पिट्यूटरी के आदेश पर काम करता है। सेकंड था एड्रेनल, यह तनाव हार्मोन जैसे एड्रेनल बनाती है। डी था पैनक्रियास, यह इंसुलिन हार्मोन बनाता है जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विच फूड कंपोनेंट इज मेनली फाउंड इन शुगर? ए फैट, बी प्रोटीन, सी विटामिन, डी कार्बोहाइड्रेट। इसका करेक्ट आंसर है डी कार्बोहाइड्रेट। शक्कर में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। शक्कर एक प्रकार का सरल कार्बोहाइड्रेट है जिसे ग्लूकोज और सुक्रोज जैसे रूपों में जाना जाता है। यह शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, बाकी का ऑप्शन देख लेते हैं। फैट,
यह तेल, घी, मक्खन आदि में पाया जाता है, शक्कर में नहीं। सेकंड था बी प्रोटीन। यह दूध, दाल, अंडा आदि में होता है, शक्कर में नहीं। और विटामिन था, शक्कर में कोई विटामिन नहीं होता है, विटामिन फल सब्जियों में मिलता है। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? निम्न में से कौन भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? मेहर चांद महाजन, पतंजलि शास्त्री, बी.के. मुखर्जी, ऑप्शन डी हरिलाल जी की सुंदर कन्या। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हरिलाल जे की सुनंदास कन्या। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे हरिलाल जे कान्या। 26 जनवरी 1950 को जब भारत गणराज्य बना, उसी दिन उन्होंने भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला था। वह भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के पहले प्रमुख थे। न्यायपालिका की नींव मजबूत करने में उनकी अहम भूमिका थी। बाकी के ऑप्शन जो थे, मेहर चंद महाजन ये तीसरे मुख्य न्यायाधीश बने थे, और बाद में पतंजलि शास्त्री ये दूसरे मुख्य न्यायाधीश बने थे, और बी.के. मुखर्जी ये थे चौथे मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो ठीक है, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, यह था आज का हमारा करंट अफेयर का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपने आज की महत्वपूर्ण खबरों को अच्छी तरह समझा होगा। याद रखिए, सफलता सिर्फ एक दिन का काम नहीं है, यह हर रोज की मेहनत का नतीजा है। अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखने के लिए इन खबरों को दोहराते रहें और अपने नोट्स जरूर बनाएं। कल फिर मिलेंगे कुछ और नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा दीजिए। ठीक है, जय हिंद।